नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए 2022-23 की आर्थिकी जो कि घटना चक्र की आती है, उसमें मैंने भारत एवं विश्व का महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीसीएस का परीक्षा हो या आपकी आने वाली लेखपाल की परीक्षा। पीसीएस में इसमें यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलेंगे योजनाओं से, व आर्थिकी के इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और वही आपका लेखपाल जो है, उसमें जो भी आपके अर्थशास्त्र के 1 या 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी बुक से बनेंगे। अगर इस बुक से वो प्रश्न नहीं बनते हैं तो वो किसी भी बुक से नहीं बनेंगे। तो इसका आज मैं आर्थिकी जो घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, ये मैं कवर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ ही मैं जो महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के लिहाज से योजनाएं व जो आपका वैदेशिक क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, इसको भी मैं कवर करूँगी। तो आज का जो वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मैं जितने भी इसमें प्रश्न पढ़ूंगी वह सभी के सभी महत्वपूर्ण है। इसमें कोई 1 या 2 प्रश्न आपका महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरा आर्थिकी क्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिसंबर 2024 के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को बढ़ा दिया गया है, जो कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर लोग थे उनके लिए ये चलाई गई थी स्कीम। अगला है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अधिग्रहण करने की घोषणा किस अरबपति ने की है? तो यह एलन मस्क ने की है 25 अप्रैल 2022 को। एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण कितने बिलियन डॉलर में किया? तो यह 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने अधिग्रहण किया है ट्विटर का। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी है? तो ये एलायंस एयर जो है, यह एलायंस केंद्र सरकार के नियंत्रण में बन गई है। एलायंस एयर का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है नेक्सो एवं मास्टरकार्ड द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आर्थिकी संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट एजेंसी फिंच द्वारा कितनी कर दी गई है? तो यह आपका जो है सी कर दी गई है। आप सभी लोगों ने ये करंट में अपडेट पढ़ी होगी कि श्रीलंका जो है इस टाइम काफ़ी उसकी ज़्यादा हालत ख़राब है, वहाँ पे खाने को भी सही से जो है उसका भी रुपए नहीं बचा हुआ, तो इसको फिंच द्वारा सी रेटिंग दी गई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स ने किस नेता को शीर्ष स्थान प्रदान किया है? तो ये अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में प्रथम स्थान मिला है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल्स रेटिंग्स तो ये मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक डब्ल्यूईओ की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह आईएमएफ के द्वारा जारी हुई है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2022 के लिए किस विकास पूर्वानुमान को कितना अनुमानित किया गया है? तो यह विकास जो है ना 8.2% अनुमानित किया गया है भारत का विकास। और किसके द्वारा अनुमानित किया गया? यह आईएमएफ के द्वारा अनुमानित किया गया है। अगला है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गांधीनगर गुजरात में किया गया है वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर का सम्मेलन। अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो यह मिस्र ने प्रदान की है मान्यता भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला है टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो यह टाटा न्यू के नाम से जाना जाएगा। तो टाटा न्यू ऐप लॉन्च की गई टाटा समूह के द्वारा। अगला है वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो यह अब 8% कर दिया है, जबकि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर थी वह 8.7% थी अनुमानित, लेकिन अब उसको घटा के 8% कर दी गई है। यह अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह विश्व बैंक के द्वारा अनुमान जारी किया गया कि भारत की जो जीडीपी है वह 8% का अनुमान लगाया गया है। अगला है किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम टीडीसी कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो यह विदेश मंत्रालय के द्वारा टीडीसी कोष नामक अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना। अब इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा, टीडीसी नामक जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो यह साइरस पूनावाला है। इन्होंने 26 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर इनको मिला है, और ये साइरस पूनावाला को हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शामिल किया गया। इनकी जो संपत्ति है वह 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। साइरस पूनावाला किस संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी। ये प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इस स्टेशन का उद्देश्य पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना है। अगला है, पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने की पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बनी, जो कि 14 फरवरी 2022 में बन गई थी। ये डाबर इंडिया बन गई है, जो कि पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाएगी। अगला है, इसमें डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, तो यह आपका जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अगला है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो यह जीवा कार्यक्रम चलाया गया नाबार्ड के द्वारा, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समावेशन है, तो यह वाटर शेड कार्यक्रम की परियोजनाओं का समावेशन है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया, तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह समिट का शुभारंभ किया गया, जो कि 7 फरवरी 2022 को हुई थी। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक किया गया, तो यह आपका 7 से 28 फरवरी 2022 तक किया गया है। अगला है कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, तो ये 7.8% बढ़ने की उम्मीद है क्रिस्टल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी। अगला है कि श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया है, तो यह भारत के साथ में समझौता किया है श्रीलंका ने, कि वहाँ पर जो मौजूदा ईंधन है उसकी कमी है, तो इसीलिए भारत के साथ समझौता किया गया। यह समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित हुआ है, तो ये भारत के निर्यात आयात एग्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच में हुआ है। और इस समझौते की जो राशि है वह $500 मिलियन की गई है। अब ये राशि आपसे पूछी जा सकती है कि कितने मिलियन डॉलर का जो है समझौता हुआ, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है। अगला है कि किस देश ने संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संघीय कॉरपोरेट टैक्स शुरू किया गया है। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो कर्नाटक बैंक को यह अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है। अगला कि वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है, तो यह आपका स्थान जो है वह 5वां मिला है भारत को, कि ये पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है 5वां है बाजरे के उत्पादन में। वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार भारत से बाजरा शीर्ष आयातक कौन सा देश है, तो यह नेपाल है शीर्ष पे। अब आपको ये याद रखना कि शीर्ष देश जो है वह नेपाल है और भारत का स्थान 5वां है बाजरे में। अगला है कि यह आंकड़ा किसने जारी किया, तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया है, तो यह 2025 से 26 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2026 तक इसको बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यह किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है, तो यह आपकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वह आपका 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है कि ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया है, तो यह आपका सेल्फ फोर्स के द्वारा प्रकाशित हुआ है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, तो इस इंडेक्स में भारत रहा है शीर्ष स्थान पे। अगला है वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, तो यह अमेरिका बना है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। अगला है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 में किस कंपनी ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है, तो यह बरकरार रखा है एप्पल के द्वारा इस ब्रांड मिला है इसको। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, तो ये 6.6% की गिरावट दर्ज की गई एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार। अगला है कि वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, तो यह बना है ब्राज़ील का सबसे बड़ा 5वां भागीदार बना है। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया, तो एचडीएफसी बैंक स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया स्पाइस एक्सचेंज। अगला कि खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है, तो ये कोई नहीं है भारत ही बना है खीरे एवं ककड़ी का। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसको आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी
ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये 19 जनवरी 2022 को भारतीय बीमा संस्थान के द्वारा यह समझौता हुआ है। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर कौन जारी करता है? तो ये व्यापार और विकास खंड संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा यह जारी किया जाता है, वैश्विक विशेष निवेश रुझान मॉनिटर। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत ने एफडीआई प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो ये 26% की कमी की गई है। किसमें? एफडीआई प्रवाह में। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर? तो अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? तो यह एनएससी इंडिसेस के द्वारा यह लॉन्च किया गया है निफ्टी इंडिया को। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा WEF के द्वारा लॉन्च की जाती है प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक। अगला है भारतीय आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पर प्रस्तावित है? तो यह दावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित है भारतीय आर्थिक मंच की बैठक, जो कि 22 से 26 मई 2022 तक होगी। अगला है इसकी थीम क्या निर्धारित है? इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो ये कोई और नहीं अपना भारत देश है। तो भारत देश ने P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है, जो कि 17 जनवरी 2022 को। P3 मूवमेंट है क्या? तो P3 जो मूवमेंट है वह प्रो प्लेनेट पीपल, यह है आपकी इसकी फुल फॉर्म है कि आपका पी प्लेनेट पूछा जाएगा P3 मूवमेंट क्या है। अगला है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट्स किसने जारी की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। अगला है वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? तो ये 260 मिलियन, जो कि 2019 में 186 मिलियन थी और ये बढ़कर 260 मिलियन हो गई है। ये वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए कोविड के टाइम पे। अभी भी आप सभी लोग देख रहे हैं कि भारत में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी अनुमानित थी? तो यह 5.9% थी, जो कि 2021 में कितनी हो गई है? 6.2% हो गई है बढ़ के। अगला है कि वर्ष 2022 में वैश्विक श्रमशक्ति भागीदारी दर कितनी अनुमानित है? तो यह 59.3% है वैश्विक श्रमशक्ति भागीदारी, 59.3%। अगला है कि इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो यह निम्न माध्यम आय वाली श्रेणी में इसको रखा गया है श्रम शक्ति भागीदारी में। अगला है कि ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो ये बने हैं 40। अब देख रहे हैं आप कि एक तरफ तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है और एक तरफ आपके अरबपति की संख्या भी बढ़ रही है। तो 40 जो है अरबपति नए बने हैं ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह जारी की है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला इसके अनुसार वैश्विक विकास दर 2021 में कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो यह है आपका 5.5% आकलित की गई है वैश्विक विकास दर। अगला है कि वैश्विक विकास दर के 2022 व 23 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह आपका 2022 में 4% और 2023 में 3.5% रहने का अनुमान है। अगला वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 9% आकलित की गई है। अगला है भारत की विकास दर के वर्ष 2022 व 23 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो भारत की जो विकास दर है 2022 में वह 6.7% रहने का और 2023 में 6.1% रहने का अनुमान किया गया है। अगला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया? तो ये कोई और नहीं HDFC बैंक है जिसको ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 मिला है। अगला है भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया? तो यह दक्षिण कोरिया के साथ में निर्धारित किया गया $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती, जो कि 11 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। अगला है इस रिपोर्ट जनवरी 2022 में भारत की आर्थिक समृद्धि कितनी आंकी गई?
तो यह 2022 में जो है 8.3% थी 2021 में, और 8.7% 2022 में अनुमानित किया। अब ये सारे आंकड़े आपको 2 से 3 बार पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको याद होंगे कि भारत की विकास दर क्या है, या फिर कितना अनुमान लगाया, IMF के द्वारा कितनी है, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी अनुमानित, क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से बनेगा जब, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा परीक्षा के लिए। अगला है, हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष IPEF की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सेबी के द्वारा यह पुनर्गठन किया गया है। इस समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो यह गुरुमूर्ति महालिंगम की अध्यक्षता में हुआ है। अगला है, किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो कि IEA है, इसके द्वारा 2026 तक इथेनॉल में जो है भारत तीसरा सबसे बड़ा भागीदार बन जाएगा। अब पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर इथेनॉल उपभोक्ता पूछा जाए कि इथेनॉल का उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो वह आपका बिहार में हो रहा है। नेक्स्ट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। किस संस्था के द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो IHS मार्केट के द्वारा यह अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला है, भारत यह उपलब्धि किस देश को पीछे छोड़कर हासिल करेगा? तो यह उपलब्धि जो है वह जापान को छोड़कर हासिल करेगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि जापान इतना छोटा कंट्री जो कि एक द्वीपीय देश है, तब भी वह भारत से कितना आगे है, लेकिन यह है कि आने वाले कुछ समय में भारत जो है वह जापान को पीछे छोड़ देगा। अगला है कि वर्तमान में भारत विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 6ठी है शीर्ष अगर अर्थव्यवस्थाएँ पूछी जाएँ तो। नेक्स्ट है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर जो कि GEC चरण द्वितीय की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? तो यह भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है 6 जनवरी 2022 को। इस योजना को किस हेतु मंजूरी दी गई? तो ये अंतर्राज्यीय पर्यवेक्षण प्रणाली के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? तो इसमें टोटल जो है वह 7 राज्य लाभान्वित होंगे। वह 7 राज्य कौन कौन से वो भी देख लीजिए। गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश भी अपना शामिल है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा कॉरिडोर में शामिल है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा यस। या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश भी होगा, तो उसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। अगला है कि इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित है? तो ये 450 गीगावाट जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य निर्धारित है। अब जितने भी लक्ष्य होते हैं भारत सरकार के वह बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। तो 450 गीगावाट जो है वह आपकी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अगला है, किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को, जो कि 4 जनवरी 2022 को दर्जा प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? तो फिनटेक के लिए नया विभाग बना है फिनटेक विभाग। अगला है, फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार चौधरी को फिनटेक विभाग का जो है नियुक्त किया गया है प्रमुख। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वह आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 की श्रृंखला में जो है वह कौन सा संस्करण रहा है? तो वह 17वां संस्करण इस बार जारी किया गया था। अगला है कि वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये एकमात्र हवाई अड्डा है चेन्नई हवाई अड्डा, जो कि काफ़ी गर्व की बात है कि ऑन टाइम प्रदर्शन में यह शामिल किया गया है। अगला है कि चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची में किस स्थान पर? तो यह 8वें स्थान पे, मतलब ये टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। अगला है कि यह सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह सीरियम के द्वारा जारी की जाती है। अगला है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? तो यह क्रिप्टो वायर द्वारा लॉन्च किया गया है क्रिप्टो करेंसी पे नज़र रखने के लिए। अच्छा प्रश्न है, इस टाइम क्रिप्टो करेंसी जो है काफ़ी चर्चित भी रही है, तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिप्टो वायर। अगला है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो यह कंपनी बनी है एप्पल। अभी देखिए आप लोगों को बताया था कि जो इस टाइम सबसे चर्चित ब्रांड है वो कौन सा है? एप्पल है। तो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली भी कंपनी बनी है एप्पल। अगला प्रश्न है आपका,
किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो यह फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी प्रदान की गई है। अमेरिका ने किन देशों को AGOA व्यापार वरीयता कार्यक्रम यानी ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया है? तो ये अमेरिका ने बाहर किया है इथोपिया को, माली को और गिनी को। इन तीनों ही देशों को बाहर कर दिया है। तो ये देश आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि अमेरिका ने AGOA कंपनी जो कार्यक्रम है उसे किन किन देशों को बाहर किया है, उसमें भारत का भी नाम होगा, तो आपको भाई वो आंसर टिक करना है कि बाकी इथोपिया, माली व गिनी को तीनों को बाहर कर दिया है। किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया कोयला मंत्रालय के द्वारा। अगला है कोयला दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों KPI के आम लोगों के साथ साझा करना, यह उसका उद्देश्य है। किसका? अब ये पोर्टल है, इसका नाम याद रखिएगा, दर्पण पोर्टल। क्या है? कोयला दर्पण लगा हुआ, तो आप लोगों को जो है गैस भी अगर आप करेंगे कि यह कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो यह 2026 में छोड़ेगा चाइना को। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चाइना और इंडिया या इस तरह के देश जब पीछे छूटते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ देगा और 2026 में इथेनॉल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ देगा। तो ये आप लिए कि फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला वर्तमान के विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता कौन से देश हैं? तो यह अमेरिका है और ब्राज़ील है। और आगे तीसरा 2026 में तीसरा कौन सा देश हो जाएगा? वह आपका भारत हो जाएगा। अभी कौन है? अभी चाइना है। अगला है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई 31 जनवरी 2022 को। ये डेट आपको सीधे सीधे याद कर लेनी है। अगली है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या था? तो यह मूल विषय था आपका त्वरित दृष्टिकोण। आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना बताती है कि समग्र दृष्टिकोण आधारित है फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर। अब आपका ये जो इसका मूल विषय है वह इंपॉर्टेंट है कि त्वरित दृष्टिकोण है इसका विषय। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में 7.3% की गिरावट दर्ज करने के बाद वर्ष 2021-22 में 2022-23 में वृद्धि अनुमानित कितनी है? तो ये 9.2% की वृद्धि अनुमानित है। ये बहुत महत्वपूर्ण जाती है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। कोविड महामारी से सबसे कम प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तो यह कृषि व संबद्ध क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो कोविड महामारी से। लेकिन सबसे कम प्रभावित उन्होंने पूछा है तो कृषि सबसे कम प्रभावित हुई थी और संबद्ध क्षेत्र जो है वह भी कम प्रभावित हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ तो वह सर्विस सेक्टर हुआ था प्रभावित। अगला है वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह अनुमानित कितनी थी? तो यह 3.9% अनुमानित थी और यह 3.6% रही है, इसलिए यह सबसे कम प्रभावित क्षेत्र रहा है। अगला कोविड महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र रहा है। अगला है वर्ष 2020-21 में 8.4% संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी अनुमानित थी? तो यह आपका 8.2% अनुमानित थी। अगला है वर्ष 2020-21 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर -7 रही है, जबकि 21-22 में यह कितनी अनुमानित थी? तो यह -11.8% अनुमानित थी, जबकि यह रही कितनी है? -7% रही है। अगला 2022-23 में वित्तीय अर्थव्यवस्था GDP की वृद्धि दर अनुमानित कितनी है? तो 8 से 8.5% अनुमानित थी। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न व्यवधानों के बावजूद विगत 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन रहा है अधिशेष की स्थिति में, यानी सरप्लस की स्थिति में रहा है कि वैश्विक महामारी के कारण भी। तो आप देख रहे हैं कि भारत ने कितनी अच्छी अपनी स्थिति बरकरार रखी है। अगला है 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है वह $634 बिलियन रहा था, जो देश के विदेशी ऋण से अधिक है। साथ ही यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अपने भारत के लिए। ये $634 बिलियन रहा है, जो कि देश के विदेशी ऋण से अधिक रहा है। अगला है स्थिति कीमत 2011-12 पर वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में GVA की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? तो क्रमशः 6.2% से तथा 8.6% रही है यह GVA की वृद्धि। अगला है वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर GVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा
20.2% से 25.9% तथा 53.9% रहा है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह अनुमानित कितना है, तो ये 18.8%, 28.2% और 53% अनुमानित था। तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप इससे परसेंटेज से तुलना कर लीजिए, 20.2 था तो ये 18.8 है, और ये 25.9 था तो ये 28.2 था, और ये 53 था, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। अगला है, नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में भारत का स्थान जो है वह चौथा है। और शीर्ष कौन कौन से 3 देश हैं, इसमें चीन है, जापान है और स्विट्जरलैंड है विदेशी मुद्रा भंडार में। अभी आपको बताया था कि भारत में $634 बिलियन रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगला, सकल मासिक वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह जुलाई 2021 में लगातार है 1 लाख करोड़ से अधिक है। ये 2021 से लगातार इतना ही जा रहा है। 25 जनवरी 2022 को IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% अनुमानित है, जबकि 23-24 के लिए यह कितना अनुमानित है, यह 7.1% अनुमानित है। तो आगे आने वाला जो क्वेश्चन आपका 23-24 के लिए पूछी जाएगी, तो 7.1% आप लोग याद रखिएगा। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है, तो यह इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। अगला है, किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया, तो ये डॉक प्राइम टेक के द्वारा। डॉक प्राइम टेक जो है ये दिसंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ में जो है ये लॉकर लॉन्च किया गया है। तो आप इस लॉकर का नाम याद रखिएगा, डॉक प्राइम टेक। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है, तो ये HDFC बैंक के द्वारा ये जीता है। अभी HDFC बैंक जो है वह प्राइवेट बैंक में इसको अवार्ड भी मिला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया, तो यह मिस्र के द्वारा जो है स्वीकार किया गया। अभी आपको मिस्र के द्वारा ही आपने देखा कि भारत की तारीफ भी की गई खाद्यान्न के मामले में, और खाद्यान्न की जो हेल्प है वो मिस्र को की गई है, और NDB का जो है सदस्य भी अभी बना है मिस्र। अगला है कि सितंबर 2021 में किन देशों को NDB का सदस्य बनाया गया, तो अभी सितंबर 2021 की घटना है, तो बांग्लादेश को नियुक्त किया गया है, और संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को, और दिसंबर 2021 में मिस्र को बनाया। तो सबसे लेटेस्ट जो कौन सा है वह मिस्र है, क्योंकि दिसंबर 2021 में बना है, और सितंबर 2021 में ये तीनों बने थे, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। अगला है, पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह है आपके पुणे महाराष्ट्र में किया गया 20 से 22 दिसंबर 2021 को। इसका आयोजन किसके सहयोग से हुआ पैनेक्स का, तो यह फिक्की के सहयोग से आयोजित किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो यह पाम जो है तेल पाम ऑयल के लिए यह हैदराबाद में आयोजित हुआ है। अगला, केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया है 30 जून 2022 को। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोया मील जो है वह आपकी आवश्यक वस्तु के अंतर्गत घोषित हो गई है 30 जून 2022 तक। अब यह आदेश कब जारी किया गया, तो यह 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है, और कब से कब तक, तो ये 30 जून 2022 तक है। अगला है, सरकार ने किस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जो कि सोया मील इसके अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये आपसे अनुसूची या अधिनियम पूछा जा सकता है किस अनुसूची में अभी संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया है, तो यह 9.7% वृद्धि का अनुमान किया गया है। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा की शुरू किया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक NPCI के द्वारा यह डोर स्टेप बिल भुगतान की सेवा शुरू की गई है। NPCI का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगला है, कौन सा बैंक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो यह कर्नाटक बैंक जो है उसको सम्मानित किया गया। अगला है, सीमा पर सौदे के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को किसने अनिवार्य किया, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी अनिवार्य किया है। नेक्स्ट है, कानूनी इकाई पहचानकर्ता जो है वह क्या है, वह 20 अंक की एक संख्या है। तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाए कि कानूनी इकाई पहचान जो है वह किस पे, तो सीमा पार सौदों की कानूनी इकाई पहचानकर्ता भी लागू किया गया, जो कि आपका 20 अंकीय संख्या है। एक कानूनी इकाई पहचानकर्ता जिसको LEI हेतु पात्रता क्या है, उसमें 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी के सीमा पर सौदों हेतु यह पात्रता उसमें रखी गई है 50 करोड़ रुपए तक।
अगला है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना। आप देखिए, इससे आप कहीं संस्कृति मंत्रालय या कोई और मंत्रालय ना लगा के, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों की सहायता के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। इन तीनों को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जो है इन तीनों ही जो है शीर्ष राज्य पे हैं। अगला है कि भारत में कुल पंजीकृत ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर है पंजीकृत। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत ईवी में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के बाद है दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र, यानी द्वितीय पे दिल्ली है। अगला है किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? तो टीथर जो है यह आपका म्यांमार के द्वारा मंजूरी दी गई है, यह एक क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट है कि गुजरात के आनंद में पशुपालन स्टार्टअप्स ग्रैंड चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो यह दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। किस विभाग ने लॉन्च किया है? पशुपालन और डेयरी विभाग में स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से। अगला है कि प्रथम संस्करण कब और किसने लॉन्च किया था? तो प्रथम संस्करण 2019 में लॉन्च हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब फ्रेंड्स, आगे जो है वह प्रमुख योजनाएं हैं आर्थिकी, जितना भी था भारतीय व इंटरनेशनल मैंने वो सभी कवर कर लिया है। यदि इस पुस्तक से आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये निश्चित ही है कि आपका जो भी करंट से क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स का या फिर आपका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल जो भी हैं आपके GDP वगैरह, तो आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को आगे तक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका आगे का जो योजनाएं हैं वह इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं उसको लेकर आऊँगी। धन्यवाद।